प्यारे दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस सेशन में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में देखेंगे। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से संबंधित जो प्रोविजंस दिए गए हैं उसको हम देखेंगे। अनुच्छेद 148 से लेकर अनुच्छेद 149, 150 और 151 में जो है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का प्रोविजंस किया गया है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये जो कैग का पद है भारत में एक संवैधानिक पद है और इसके माध्यम से जो है पूरी जो वित्तीय प्रशासन है, जो भी संसद के द्वारा, राज्य विधानमंडल के द्वारा जो भी विनियोग विधेयक के माध्यम से जो भी धन खर्च किया जाता है उसका पूरा जो है लेखा जोखा ऑडिट करना, उसको अकाउंटिंग करना है, ये सब चीजें पूरी तरह से कैग के द्वारा किया जाता है। हालांकि संघ के जो अकाउंट को लेखांकन करना, संकलन करने का कार्य जो है कैग के द्वारा नहीं किया जाता। संघ के जो मंत्रालय होते हैं उनके द्वारा, मतलब ये जो है डाटा जो होता है, जो अकाउंटिंग है उसको जो संकलन करने का कार्य विभाग, संघ के जो मंत्रालय है उसके द्वारा किया जाता है। लेकिन संघ के जो ऑडिट करने का कार्य है वह किसके द्वारा किया जाता है? कैग के द्वारा किया जाता है। तो ये सब चीजों को हम विस्तार से देखेंगे दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो यहाँ अगर हम देखेंगे, यहाँ के प्रोविजंस की अगर हम बात कर लें, देखें भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो यह एक क्या है? संवैधानिक पद है। आर्टिकल 148 अनुच्छेद 148 में यह कहा गया है कि भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का जो प्रोविजंस दिया गया है दोस्तों। अब यहाँ पर देखेंगे हम कैग का अपॉइंटमेंट किस तरीके से होता है, शपथ के बारे में, कार्यकाल हटाने की क्या प्रक्रिया है, वेतन की क्या व्यवस्था है, तो और उनकी क्या कार्य है, उनकी क्या शक्तियां हैं, क्या दायित्व निर्धारित किए गए हैं, सभी चीजों को हम विस्तार से देखेंगे। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 148 में क्या दिया गया है? कहा गया कि भारत का क्या एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। तो एक कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को प्रोविजंस दिया गया है। अब इसमें अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाएगा? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा क्या है? राष्ट्रपति के द्वारा क्या है? प्रेसिडेंट, महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। फिर शपथ किसके द्वारा दिलाया जाएगा? तो शपथ जो है राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाएगा। ठीक है, शपथ जो है राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाएगा। जो तृतीय अनुसूची में, जो तृतीय अनुसूची है, थर्ड शेड्यूल में जो प्रारूप दिया गया है उसी प्रारूप में क्या है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा क्या है? शपथ लिया जाता है दोस्तों। तो शपथ का जो प्रारूप कहां पर दिया गया है? जो तृतीय अनुसूची है, थर्ड शेड्यूल में जो वो दिया गया, वहां से चीजें बात करेंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे कार्यकाल। जो कार्यकाल है वो भी संविधान के द्वारा नहीं था। यहाँ पर देखेंगे जो प्रोविजंस लाया गया था संसद ने महालेखा परीक्षक कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तें अधिनियम 1971 के माध्यम से जो है चीजें यहाँ पर देखिए लाया गया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे जो कार्यकाल है वो क्या है? कितना? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। ये चीजें आपको बारीकी यहाँ से ध्यान रखना है। कैग के द्वारा जो कार्यकाल का निर्धारण हुआ वह संसद ने महालेखा परीक्षक कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तें अधिनियम 1971 को पार्लियामेंट में क्या, संसद के द्वारा क्या है? कानून बनाया जाता है और उसी के तहत जो कार्यकाल का जो है निर्धारण किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे अनुच्छेद 148 में कहा गया है भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा और शपथ की जो प्रक्रिया है वह राष्ट्रपति के द्वारा ही दिलाया जाएगा। और शपथ का जो प्रारूप है वह थर्ड शेड्यूल में दिया गया, उसी प्रारूप में क्या है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होते हैं शपथ लेते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कार्यकाल कितना है इनका? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले, तो 6 ईयर या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। ये तो आपको कार्यकाल के बारे में जानकारी हो गया। तो इस स्लाइड में हम लोगों ने देखा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाएगा और कार्यकाल 6 वर्ष से 65 वर्ष की आयु तक होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए संसद में क्या है? महालेखा परीक्षक कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें अधिनियम 1971 को यहाँ प्रभावी बनाया। मतलब पार्लियामेंट में जो है संसद में कैग से रिलेटेड कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग एक्ट जो है
कैग एक्ट 1971 लाया जाता है, कैग एक्ट 1971 लाया जाता है और उसके माध्यम से जो कैग की जो है ना और जो दायित्व है वो संसद के द्वारा तय किया जाता है, क्योंकि संविधान में ये लिखा गया है कि नियंत्रण को महालेखा परीक्षक से संबंधित और अन्य जो प्रावधान है वो संसद के द्वारा बनाया जा सकता है। तो ये चीजें संसद ने वहां से अपना अनुच्छेद 148 से पावर ग्रहण करते हुए लेखा परीक्षक महालेखा परीक्षक कर्तव्य शक्ति एवं सेवा शर्तें अधिनियम 1971 को क्या है पारित किया। तो यहीं पर हम लोग देख रहे हैं कैग एक्ट 1971। अब फिर यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 76 में इस एक्ट में संशोधन किया जाता है। क्या संशोधन होता है देखिए, संशोधन यहाँ पर यही किया जाता है दोस्तों कि केंद्र सरकार के लेखा परीक्षा से लेखाओं से संबंधित कार्य को अलग कर दिया। मतलब कैग जो है वह संघ के जो संघ है भारत सरकार संघ के जो लेखांकन का कार्य है, लेखांकन जो लेखा संकलन है, जो लेखा संकलन है, लेखा संकलन का कार्य जो कैग से लेकर जो संघ के विभिन्न मंत्रालय है उनको सौंप दिया जाता है। या अपने अकाउंट को जो है डाटा जो है आपका है उसको क्या करिए लेखांकन करिए, उसको संकलन करिए, उसका जो ऑडिट उसका जो लेखा परीक्षा कैग के द्वारा नियंत्रण को महालेखा परीक्षा के द्वारा किया जाएगा। लेकिन लेखा का जो संकलन का कार्य जो है जो विभिन्न विभाग है मंत्रालय है भारत सरकार के वे स्वयं जो है करेंगे। ठीक है, तो 1976 में प्रोविजंस लाया जाता है ये चीजें। लेकिन अभी भी जो राज्य सरकारें हैं उनके जो लेखांकन का जो कार्य है, लेखा संकलन का जो कार्य है और लेखा जो परीक्षा ऑडिट जो रिपोर्ट है वो सभी दोनों जो कार्य है वह कैग के द्वारा नियंत्रण को महालेखा परीक्षा के द्वारा किया जाता है। लेकिन संघ के भारत सरकार के केवल वह लेखा परीक्षा का कार्य जो ऑडिट रिपोर्ट है वो सिर्फ जो है कैग के द्वारा किया जाता है। तो ये आपको डिफरेंसेस पता होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो आपको हमको लग रहा समझ गए होंगे आप कि इस अधिनियम में 1976 में संशोधन कर दिया गया। अब एक हुआ कि संघ के जो लेखा संकलन का कार्य जो विभिन्न मंत्रालय भारत सरकार के वो स्वयं करेंगे, लेकिन जो लेखा परीक्षा का कार्य कैग के द्वारा किया जाएगा। लेकिन जो राज्य सरकारें हैं उनके लेखा परीक्षा का कार्य और जो लेखा संकलन का कार्य दोनों कार्य जो कैग के द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको यहाँ पर क्लियर हो गया। तो अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग अब देखेंगे वेतन। तो सैलरी की अगर हम बात करें तो सैलरी के बारे में कहा गया है देखिए, और ये भी जो है प्रोविजंस यहीं से आया हुआ देखिए महालेखा परीक्षा कर्तव्य शक्ति एवं सेवा शर्तें अधिनियम 1971, ये चीजें आपको ध्यान में रहनी चाहिए। अब यहाँ पर बात करिए हम नियंत्रण को महालेखा परीक्षा का जो वेतन व अन्य सेवा शर्तें किसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा? पार्लियामेंट के द्वारा। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है पार्लियामेंट के द्वारा क्या है निर्धारित किया जाएगा। और वेतन क्या है? वेतन आपको उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर मिलता है। मतलब संसद ने निर्धारित किया है कि कैग का जो वेतन कितना होना चाहिए वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है। ये चीज आपको स्टेटमेंट फॉर्म में आ सकता है, ये आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं हटाने की क्या प्रक्रिया है, कैसे कि कैग को उसके पद से हटाया जा सकता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ दोस्तों नियंत्रण को महालेखा परीक्षक को उसके पद से केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। यहाँ पर आप गौर करिएगा दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जिस तरीके से रिमूव किया जाएगा उसके पद से उसी तरीके उन्हीं आधारों और उन्हीं रीतियों के आधार पर क्या है कैग को उसके पद से हटाया जा सकता है। तब आपको यहाँ पर आना चाहिए दोस्तों उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की क्या प्रक्रिया है उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं दोस्तों। देखिए किस तरीके से हटाया जाएगा। हटाने की बात अगर हम करें तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की क्या प्रक्रिया है? उच्चतम न्यायालय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की क्या प्रक्रिया है? तो प्रक्रिया में अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए दो आधारों पर हटाया जाता है। एक क्या है साबित कदाचार और असमर्थता। किसके आधार पर? साबित कदाचार और असमर्थता। साबित कदाचार ये शब्द आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, साबित कदाचार साबित कदाचार और असमर्थता। असमर्थता ठीक है, असमर्थता मतलब साबित कदाचार मिसबिहेवियर। क्या है? मिसबिहेवियर। मिसबिहेवियर और असमर्थता मतलब कैपेसिटी नहीं रहेगी, तो क्षमता नहीं रहेगी कि उस पद को जो है धारण कर पाए। तो इनकैपेसिटी
ये चीजें आपको ध्यान में रखना कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है उसमें साबित जो कदाचार है, मिसबिहेवियर, और उसके बाद जो असमर्थता, इनकैपेसिटी, मतलब उस पद को धारण करने के लिए है, जो कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए वो क्या है, असमर्थ है, ये चीजें। तो अगर उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक कि साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होने के बाद उसी सत्र में राष्ट्रपति के द्वारा यह हटाने का आदेश जब तक न दे दिया जाए। तो कहने का तात्पर्य विशेष बहुमत मतलब यहाँ पर जो सदन, संसद के लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में जो है विशेष बहुमत से प्रस्ताव क्या है, पारित होना चाहिए। उसके लिए क्या है, सदन का क्या होना चाहिए, सदन की जो कुल सदस्य संख्या का बहुमत प्लस सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत के साथ प्रस्ताव क्या है, पारित होना चाहिए। तो ये चीजें आप यहाँ पर देख लिए हैं दोस्तों, इसको हम लिख देते हैं आपको। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों में 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 विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। विशेष बहुमत से प्रस्ताव जो है, विशेष बहुमत से प्रस्ताव क्या है, पारित होना चाहिए। ठीक है, पारित होना चाहिए, विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। और उस विशेष बहुमत में क्या पॉइंट है उसको हम लिख देते हैं यहाँ पर आपको। देखिए, सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत क्या है, सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा क्या, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित होना चाहिए। तो सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर उस प्रस्ताव को उसी सत्र में राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति दे दी गई, राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति दे दी गई हो। ठीक है, दे दी गई हो या आदेश दे दिया गया हो, ये चीजें आपको क्लियर, आदेश दे दिया गया हो। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा हमने क्या बताया, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की क्या प्रक्रिया है। तो 2 आधारों पर हटाया जा सकता है, साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के आधार पर क्या है, हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से तब हटाया जा सकता है जब संसद के दोनों सदनों विशेष बहुमत से क्या है, प्रस्ताव क्या है, पारित कर दिया जाए। ठीक है, अब यहाँ पर वही चीजें लिखे हमने, विशेष बहुमत क्या है, सदन की कुल सदस्य संख्या का क्या होना चाहिए, बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर उस प्रस्ताव को उसी सत्र में राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति दे दी गई हो, आदेश दे दिया गया, तब क्या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को क्या पद से हटाया जाता है। तो सेम प्रक्रिया क्या है, कैग के लिए फॉलो किया जाता है, इसलिए यहाँ पर हमने आपको डिटेल बताया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप हमको लग रहा है समझ गए होंगे आप यहाँ पर। देखिए हटाने की क्या प्रक्रिया थी, ये चीजें आप समझ गए होंगे यहाँ पर।
हटाने की प्रक्रिया क्या लिखा गया था यहाँ पर दोस्तों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक उसके पद से केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो ये चीज आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर। तो दो ही आधार है, क्या है, एक मिसबिहेवियर है, कदाचार हो गया, और क्या है, एक असमर्थता के आधारों पर। और कैसे है, संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में जो कुल सदस्य संख्या का, लोकसभा और राज्यसभा की जो सदन की क्षमता है उसकी सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर राष्ट्रपति के द्वारा उसी सत्र में ऐसा हटाने का आदेश दे दिए हो, तब क्या है, उक्त न्यायाधीश को हटाया जा सकता है और उस उक्त जो कैग है उनको भी हटाया जा सकता है। ये चीज आप समझ गए होंगे। यहाँ पर हमने आपको ये चीजें बता दिए दोस्तों, ये चीज आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब आते हैं, ये चीज आप देख लीजिएगा। आते हैं अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रशासनिक शक्तियों की बात करेंगे। अब कैग की अगर प्रशासनिक शक्तियों की बात करें दोस्तों, तो कैग की प्रशासनिक शक्तियों में क्या है चीज, देखिए यहाँ पर लिखा गया है, संविधान के और संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंध के अधीन रहते हुए। तो संसद ने कैग से रिलेटेड क्या एक्ट बनाया था, कैग एक्ट 1971। ये आपको ध्यान कराना, प्रश्न आ सकता है यहाँ से, कैग एक्ट जो है 1971, ठीक है। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है अधिनियम जो 1971। तो वही चीज है, संविधान के और संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंध के अधीन रहते हुए। तो जो संसद में जो प्रोविजंस, जो संविधान में प्रोविजंस दिए गए हैं आर्टिकल 148, 149, 150 और 151 में, तो वहाँ जो प्रोविजन है उसके अधीन रहते हुए, अगर पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया है तो उसके अधीन रहते हुए, वो चीज आपको यहाँ पर बात किया जा रहा है। तो संविधान के और संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवा करने वाले व्यक्तियों की सेवा की शर्तें और नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की जो प्रशासनिक शक्तियां हैं ऐसी होगी जो नियंत्रण महालेखा परीक्षक से परामर्श प्राप्त करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए। ये चीज आपको जो मतलब कैग का जो कार्यालय है उस कार्यालय में नियंत्रण और महालेखा परीक्षक है, फिर उनको सहयोग देने वाले जो अन्य कर्मचारीगण है, तो उन सब चीजों के बारे में। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए महालेखा परीक्षक की जो प्रशासनिक शक्तियां क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर्स हैं उन सब चीजों को जो है नियंत्रण महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के बाद राष्ट्रपति के द्वारा क्या फाइनली जो है डन किया जाएगा। ये चीज आप यहाँ पर ध्यान देना है दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा क्या फाइनली डन किया जाएगा। अब समझ गए दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे हम। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा गया दोस्तों, देखिए भारत की संस्कृति जो कैग कार्यालय उस पर जो भी भार आ रहा है, भार का मतलब है जो भी प्रशासनिक खर्च आया, जो व्यय हुआ, जो कार्यालय में कैग के कार्यालय में जो कर्मचारी गण थे, जो भी पूरा जो खर्चा है क्या भारत की संचित निधि पे क्या है भारित। ये चीज आप यहाँ पे क्लियर रहना चाहिए दोस्तों आपको, भारत की संचित निधि पे क्या है भारित है। कहाँ पर भारित है, भारत की संचित निधि पे क्या भारित है। तो नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की जो कार्यालय के जो प्रशासनिक खर्चे हैं, जो प्रशासनिक जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर आता है, जिसके अंतर्गत उस कार्यालय में सेवा करने वाले जो व्यक्तियों को या उनके संबंध में संदेह जो सभी वेतन है, जो भत्ते हैं और जो पेंशन है, सभी किस पर है, भारत की संचित निधि पे भारित होते हैं। और जो भारत की संचित निधि में भारित व्यय होता है उस पर क्या संसद में जो वोटिंग मतलब नहीं होती है। ये चीज आप यहाँ पर जानकारी होगा। और यहाँ पर देखेंगे संसद संचित निधि का जो उल्लेख होता है इसके किस आर्टिकल में यहाँ से भी चीजें आ सकती है, तो आपको ये आर्टिकल 266 याद होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। आर्टिकल 266 में क्या है, भारत की संचित निधि का उल्लेख किया गया है। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो अब जो भी कैग के जो कार्यालय के जो भी खर्चे हैं, प्रशासनिक खर्चे हैं, जो भी आ रहा है, वेतन भत्ते पेंशन जो भी दिया जा रहा है, वे सब क्या भारत की संचित निधि पे जो कंसोलिडेटेड फंड है उसमें क्या है भारित होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब कंसोलिडेटेड फंड का उल्लेख कहाँ किया गया है, तो अनुच्छेद 266 में इसका उल्लेख हमको देखने को मिलता है, अनुच्छेद 266 में, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। क्या है दोस्तों, नोट्स, कुछ नोट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। यहाँ पर देखिए स्लाइड में हमने जो भी लिया कॉन्सेप्ट आपको एज इट मतलब आपको स्टेटमेंट फॉर्म में आईएएस प्रीलिम्स में या पीसीएस के एग्जाम में आपको देखने को मिला होगा। हालांकि पीसीएस में 100 टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, लेकिन पेपर का नेचर भी इस समय चेंज हो रहा है, तो ये है कि स्टेटमेंट फॉर्म आ ही सकता है और इससे पहले आया भी है एग्जाम में, तो ये चीज आप क्लियर रहिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है,
तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपने पद पर रह जाने के बाद भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति एक बार कैग बन जाता है, ठीक है, कैग के पद को धारण कर लेता है, तो भारत सरकार और राज्य सरकार, भारत सरकार और राज्य सरकार, ठीक है, भारत सरकार और राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद को क्या है, धारण नहीं कर सकते हैं। ये चीज आपको पहला पॉइंट ध्यान में रहना चाहिए। फिर क्या लिखा हुआ दोस्तों, कोई भी मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में नियंत्रणक एवं महालेखा परीक्षा का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। यहाँ पर नियंत्रणक रहेगा, ठीक है, नियंत्रणक। कोई भी मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में नियंत्रणक एवं महालेखा परीक्षा का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है और कोई मंत्री उसके द्वारा किए गए किसी कार्य की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। तो ये कि कोई भी मंत्री है संघ का, वह जो कैग के जो कार्य है, जो दायित्व है, जो कैग के पावर दे, कैग के स्थान को कोई नहीं ले सकता, ठीक है। कैग का जो प्रतिनिधित्व है वो कोई संसद में नहीं ले सकता, ठीक है। हालांकि कैग अपना प्रतिनिधित्व संसद में नहीं करते, वह राष्ट्रपति को अपना रिपोर्ट सबमिट करते हैं। कैग की रिपोर्ट को राष्ट्रपति को सौंपा जाता है। राष्ट्रपति जो है कैग की रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में क्या रखवाते हैं, उस पर चर्चा चलती है, बहस चलती है, उसके पक्ष विपक्ष के द्वारा सरकार के जो भी खर्चे हैं, जो भी किस तरीके का धन व्यय किया गया है, किन योजनाओं पे किस तरीके का, तो उस पर जो तार्किक रूप से विचार चिंतन मंथन चलता है। ये चीजें आपको ध्यान रखना। तो कैग का रिपोर्ट काफी मायने रखता है, क्योंकि भारत के वित्तीय प्रशासन का क्या है, नियंत्रण माना जाता है। जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसको कंट्रोलिंग पावर एक तरह से माना जाता है। जो भी भारत सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा जो भी खर्च किया जा रहा है, जो भी इनकम हो रहा है, आय का सृजन हो रहा है, आय का मतलब संचित निधि से निकाला जा रहा है, आकस्मिक निधि से निकाला जा रहा है, लोक लेखा निधि से धन उसमें रखा जा रहा है, निकाला जा रहा है, तो जो भी चीजें है, आय हो रहा है, व्यय हो रहा है, उसका पूरा जो है डाटा जो है किसके द्वारा ऑडिट किया जाता है, कैग के द्वारा ही ऑडिट किया जाता है, ठीक है, ऑडिट किया जाता है, ऑडिट लेखा परीक्षा किया जाता है, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। लेखा परीक्षा किया जाता है, ऑडिट किया जाता है, ठीक है। तो ये भारत की जो फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का क्या है, एकदम पूरी तरीके से आप कह सकते हैं आंख कान, ये चीज आप यहाँ पर समझ जाइए। अब देखिए, कोई भी मंत्री संसद के दोनों सदनों में क्या है, कहीं मतलब ये कैग के पद को, कैग को प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, ये चीज आप समझ गए। और नियंत्रण को महालेखा परीक्षक अपने पद पर रह जाने के बाद भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होगा। ये चीजें क्लियर हो गया दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हम देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आर्टिकल 149, आर्टिकल 149 में क्या है, कर्तव्य एवं शक्तियों का उल्लेख किया गया है। क्या उनके ड्यूटीज है, क्या पावर्स दी गई है, यहाँ पर इस चीजें बात की है। यहाँ पर डायरेक्टली आर्टिकल के माध्यम से भी आ सकता है। आर्टिकल 149 में किसका जिक्र किया गया, आर्टिकल 150 में किसका जिक्र है, आर्टिकल 151 में क्या प्रोविजंस दिए गए हैं, तो ये आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए दोस्तों। तो हम ये देख रहे हैं आर्टिकल 149, क्या लिखा हुआ इसमें, कर्तव्य शक्तियों के बारे में जिक्र किया गया, ठीक है। अब देखते हैं क्या इसमें पहला पॉइंट लिखा गया है। पहला पॉइंट लिखा गया है, यह भारत की संचित निधि और प्रत्येक राज्य की संचित निधि और प्रत्येक संघ शासित प्रदेश जहां विधानसभा हो से सभी व्यय संबंधी लेखाओं की क्या है, लेखा परीक्षा करता है। लेखा परीक्षा मतलब ऑडिट करता है, ठीक है दोस्तों। क्या करता है, ऑडिट करने का काम करता है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो जो भारत की संचित निधि, जो कंसोलिडेटेड फंड है, भारत की संचित निधि हो गया, राज्य की जो संचित निधि हो गया, और ऐसे संघ शासित क्षेत्र जहां पर विधानसभा, अब देखिए वर्तमान में अगर विधानसभा की बात की जाए, एक तो दिल्ली में है, एक पुडुचेरी में है, और क्या है जम्मू कश्मीर में। तो वर्तमान में भारत में 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर विधानसभा का प्रोविजंस है। ये चीज आपको याद मालूम होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या व्यय संबंधी लेखाओं का लेखा परीक्षा करता है। अब देखिए राज्य की संचित निधि का उल्लेख कहाँ किया गया, वो भी आर्टिकल 266 में उसका उल्लेख किया गया। ये भी चीजें क्लियर। भारत की संचित निधि का भी प्रोविजन आपको अनुच्छेद 266 में ही देखने को मिलता है। अब यहाँ पर क्या लिखा गया दोस्तों, भारत की संचित निधि और भारत के लोक लेखा सहित प्रत्येक राज्य की आकस्मिकता निधि और प्रत्येक राज्य की लोक लेखे रोज लोक लेखा, यहाँ पर लोक लेखाओं से जो पब्लिक अकाउंट है से सभी व्यय की क्या है, लेखा परीक्षा करता है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो अभी हम आपको बताएं दोस्तों, कैग जो है भारत की जो भी प्रशासनिक खर्चे हैं, आय है, सभी का क्या होगा, लेखा जोखा रखता है, ऑडिट करता है, उस पर जो है रिपोर्ट देता है। ये चीज आपको क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन नहीं गलत होगा। जैसे मान लीजिए जो पब्लिक अकाउंट, जो पब्लिक अकाउंट हो गया, ठीक है दोस्तों, जो पब्लिक अकाउंट है लेखा, और उसको संचित निधि जो आकस्मिकता निधि है,
कंटिजेंसी जो फंड है, ठीक है, कैसा फंड, आकस्मिकता निधि, जो कंटिजेंसी फंड है, कंटिजेंसी फंड, ठीक, कंटिजेंसी फंड का उल्लेख कहां पर किया गया ये आपको मालूम होना चाहिए। आर्टिकल 267, तो आर्टिकल 267 में क्या है, आकस्मिकता निधि का उल्लेख किया गया है, ये चीजें क्लियर होगा। जब हम आर्टिकल 261 क्लास 1 बोल कहेंगे तो यहाँ संघ की आकस्मिकता निधि का बात किया गया, किसकी बात किया गया, संघ की, ये संघ के लिए है, किसके लिए है, संघ के लिए आकस्मिकता निधि की प्रावधान किया गया। राज्य के लिए अगर हम आकस्मिकता निधि की बात करें, राज्य के लिए आकस्मिकता निधि कहाँ है, तो इसके लिए है 267 क्लास 2, ये चीज आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। संघ के लिए भी आकस्मिकता निधि का प्रावधान किया गया है और राज्य के लिए भी आकस्मिकता निधि का प्रावधान किया गया है। संघ के लिए, भारत सरकार के लिए जो कंटिजेंसी फंड है वह कहां पर है, वह है आपका दोस्तों अनुच्छेद 267 क्लास 1 में है। और राज्य के लिए जो आकस्मिकता निधि है, जो राज्य के लिए आकस्मिकता निधि है, ठीक है, जो राज्य के लिए आकस्मिकता निधि है उसका उल्लेख कहाँ किया गया है, उसका उल्लेख अनुच्छेद 267 क्लास 2 में किया गया, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो अब कैग के द्वारा क्या किया जाएगा, भारत की जो संचित निधि है, जो राज्य सरकार की संचित निधि है, भारत सरकार की जो आकस्मिकता निधि है और राज्य सरकार की जो आकस्मिकता निधि है, फिर भारत सरकार की जो लोक लेखा निधि है और राज्य सरकार की जो लोक लेखा निधि है, सभी का क्या है, ऑडिट किया जाएगा, किसके द्वारा किया जाएगा, कैग के द्वारा किया जाएगा, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। फिर यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट क्या लिखा है दोस्तों, अगला पॉइंट लिखा गया है, देखिए ये चीज आप समझ गए होंगे दोस्तों। यहाँ पर आप एक गोला कर लीजिए, इसको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे। ये राज्य के लिए आकस्मिकता निधि का प्रोविजन है और ये क्या है, ये यहाँ पर क्या है, ये संघ के लिए किया गया है, ठीक है, ये चीज है। अब पब्लिक अकाउंट है, अब पब्लिक अकाउंट का भी प्रोविजन आपको अनुच्छेद 266 क्लास 2 में किया गया है, ठीक है। तो यहाँ से एक सब क्वेश्चंस आए हुए हैं, अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व किए होंगे तो देखें तो पब्लिक अकाउंट का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया, संचित निधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया, आकस्मिकता निधि का प्रोविजन किस अनुच्छेद में किया गया, डायरेक्टली क्वेश्चन आए हुए, तो इसलिए यहाँ पर जिक्र आ जा रहा है, इसलिए हम आपको यहाँ पर शेयर करते हुए चल रहे हैं दोस्तों। अब पब्लिक अकाउंट की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे आर्टिकल 266 क्लास 2 में जो है पब्लिक अकाउंट का जो जिक्र है, लोक लेखा निधि का उल्लेख हमको कहाँ, आर्टिकल 266 क्लास 2 में मिलता है, ठीक है, ये चीज आपको मिले। और संघ की आकस्मिकता निधि आर्टिकल 267 क्लास 1, राज्य की आकस्मिकता निधि आर्टिकल 267 क्लास 2 और संचित निधि भारत सरकार का और राज्य सरकार का, उसका दोनों का उल्लेख कहाँ किया गया है, अनुच्छेद 266 में किया गया, ठीक है, कहाँ किया गया, अनुच्छेद 266 में, यहाँ लिख देता हूँ, अनुच्छेद 266 में किया गया, ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा आपको। अब यहाँ पर देखिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के किसी विभाग द्वारा सभी जो ट्रेडिंग, विनिर्माण, जो लाभ है और हम लेखाओं, तुलन पत्रों, जो बैलेंस शीट होता है किसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, जो पब्लिक सेक्टर की कंपनी, उसका जो बैलेंस शीट है और अन्य जो अनुषंगी लेखा है, मतलब उससे रिलेटेड जो भारत सरकार, जो राज्य सरकार के अधीन जो सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां हैं उनके जो अधिकार क्षेत्र में है, उनका क्या है, जो बैलेंस शीट है, उनकी जो लाभ हानि का अकाउंट है, जो पूरा ट्रेडिंग है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पूरा क्या है, कैग के द्वारा क्या किया जाता है, उसका ऑडिट किया जाता है, ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। फिर अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, भारत सरकार का, राज्य सरकार का जो निक्षेप निधि है, जमा, अग्रिम, बचत खाता और जो धन प्रेषण, व्यवसाय से संबंधित केंद्र और राज्य सरकारों के सभी लेन देनों की लेखा परीक्षा करता है। यहाँ पर दोस्तों राज्य सरकार रहेगा, चीजें यहाँ पर नहीं आ पा रहा है, यहाँ पर राज्य सरकार है, यहाँ आप लिख लीजिएगा राज्य सरकार, ठीक है दोस्तों। वह निक्षेप निधि, जमा, अग्रिम, बचत खाता और धन प्रेषण व्यवसाय से संबंधित केंद्र और राज्य सरकारों के सभी लेन देनों की लेखा परीक्षा क्या है, करता है, ऑडिट करता है, ठीक है, लेखा परीक्षा मतलब हो गया ऑडिट करता है, ये चीज आप क्लियर रहना चाहिए दोस्तों, क्या करता है, ऑडिट करता है, ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों, कैग किसी कर या शुल्क की शुद्ध आगमों का निर्धारण और प्रमाणन करता है और उसका प्रमाण पत्र क्या होता है, अंतिम होता है। तो जो भारत सरकार के द्वारा जो टैक्स कलेक्शन किया जा रहा है, राज्य सरकार के द्वारा जो मतलब जीएसटी की बात करें या एसजीएसटी, आईजीएसटी की बात करें, इंटीग्रेटेड जीएसटी, स्टेट जीएसटी या सेंट्रल जीएसटी की बात करें और जो इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, मतलब जितना भी कलेक्शन होता है टैक्स का,
है, उन सब चीजों के बारे में भी क्या है जांच पड़ताल करता है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो क्या है, किसी कर या शुल्क की जो है किसी कर या शुल्क की शुद्ध आगमों का क्या है निर्धारण और प्रमाणन करता है, उसका प्रमाण पत्र क्या होता है अंतिम होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए। देखिए दोस्तों, कैग का मतलब ये हो गया जो भारत की जो पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, जो वित्तीय उस प्रशासनिक नियंत्रण का कार्य करता है। हालांकि कैग की कुछ लिमिटेशन से है कि जो खर्च हो जाता है, जब भारत सरकार राज्य सरकार के द्वारा खर्च कर दिया जाता है, व्यय होने के बाद जो है उसका लेखांकन कर रहा है, लेखा परीक्षा का कार्य कर रहा है। ये चीज है थोड़ा सा यहाँ पर आपको ये चीजें बारीकी से समझनी है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखिए अगला पॉइंट क्या क्या आ रहा है दोस्तों। कैग क्या है, लोक लेखा समिति के गाइड मित्र और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। क्या है लोक लेखा समिति, एक इंपॉर्टेंट टर्म आया है, अभी इस पर हम बात करेंगे। कैग क्या है, जो कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल क्या है, लोक लेखा समिति के गाइड मित्र और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। जो कैग है वो अपना रिपोर्ट किसको देता है, मतलब लोक लेखा समिति राष्ट्रपति को तो रिपोर्ट देता ही है कैग के द्वारा, लेकिन कैग की जो रिपोर्ट को किसके द्वारा जांच किया जाता है, जांच पड़ताल अन्वेषण किया जाता है, लोक लेखा समिति के द्वारा किया जाता है, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है। अब पब्लिक अकाउंट कमेटी में कितने मेंबर होते हैं, इसमें 22 मेंबर होते हैं। 15 सदस्य, जो 15 मेंबर आते हैं लोकसभा से चुने जाते हैं, लोकसभा की जो सदस्य उसी से चयन किया जाता है, और जो 7 सदस्य होते हैं वो राज्यसभा के सदस्यों में से आपस में चयन किया जाता है। तो लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पर थोड़ा सा यही जिक्र कर देते हैं, कितने मेंबर होते हैं, टोटल 22 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं, 22 सदस्य होते हैं। अभी इस पे डिटेल देख लेना है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों, कैग को यह निर्धारित करना होता है कि विधिक रूप में जिस प्रयोजन हेतु धन संवितरित किया गया था वह उसी प्रयोजन या सेवा हेतु प्रयुक्त या प्रभावित किया गया है, और क्या व्यय जो एक्सपेंडिचर हुआ है इस हेतु प्राधिकार के अनुरूप है। तो आप देखेंगे कि जो भारत सरकार के द्वारा जो विनियोग विधेयक लाया जाता है, लेखानुदान के माध्यम से, जो अतिरिक्त अनुदान के माध्यम से बजट पास किया जाता है, तो जिस उद्देश्य से, जिस प्रयोजन के उद्देश्य से बजट लाया गया, जिस योजना, मान ली कोई योजना है, कोई प्रयोजन था आपका, जिस प्रयोजन के लिए आपने धन को संसद के द्वारा स्वीकृति दिलाई है, ठीक है, विनियोग विधेयक आपने लाया, विनियोग विधेयक आपने पारित किया, विनियोग विधेयक, बिना विनियोग विधेयक के धन आप नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। संचित निधि से धन निकालने के लिए, चाहे वो भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, अपनी संचित निधि से धन तभी वो निकाल सकते हैं जब वो विनियोग विधेयक पारित करें। हालांकि लेखानुदान के माध्यम से तत्काल धन मुहैया कराया जाता है, जो जो व्यवस्था है वो चलती रहे, प्रशासनिक व्यवस्था, लेकिन ये कि टोटली आप विनियोग विधेयक जब पारित करेंगे तभी जो है धन आपको मुहैया होगा संचित निधि से, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, जो कैग है, कैग को यह निर्धारित करना होता है कि वह विधिक रूप में जिस परियोजना में धन संवितरित किया गया, मतलब आपने जिस परियोजना या जिस परियोजना के उद्देश्य से जिस विनियोग विधेयक लाया, आपने कानून बना के जो धन आपने निकाला संचित निधि से, आकस्मिक निधि से, लोक लेखा निधि से, तो वो सब जो धन है, जिस योजना, जिस उद्देश्य के लिए आपने निकाला है, क्या वाकई उस क्षेत्र में, उस योजना में खर्च किया गया है कि नहीं किया गया, तो उसकी जांच जो कैग के द्वारा की जाती है। अब इसके माध्यम से क्या की, इसके माध्यम से जो सरकार के पर क्या है, मतलब जो अनावश्यक जो खर्च है उस पर क्या अंकुश भी लगाया जाता है, इस पे रिपोर्ट और इस पे टिप्पणी की जाती है, जिसपे जो है विपक्ष के द्वारा और जो अन्य सदस्यों के द्वारा, संसद सदस्यों के द्वारा क्या व्यापक चर्चा चलती है। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए दोस्तों। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अच्छा, यहाँ पर देख लेते हैं हम, आपको लोक लेखा समिति आ गया, थोड़ा सा बहुत लोक लेखा समिति के बारे में थोड़ा सा जान जाए हम लोग क्या है लोक लेखा समिति। देखेंगे अगर आप पेपर पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे होंगे तो क्वेश्चंस यहाँ से आए हुए हैं, डायरेक्टली क्वेश्चंस आए हुए हैं। लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति, तो जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है दोस्तों, क्या है, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, उसमें कितने मेंबर होते हैं, अभी हमने आपको बताया कितने मेंबर होते हैं, 22 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं, 22। ये 22 आते कहां से, 15 सदस्य लोकसभा से रहते हैं, 15 + 60 का कॉन्सेप्ट चलता है। 15 कहां से आते हैं, लोकसभा से आते हैं। कितना से, लोकसभा से। जो लोकसभा के सदस्य हैं वो अपने में से चयन करके क्या भेजते हैं, और 7 सदस्य कहां से आते हैं, राज्यसभा से आते हैं, ठीक है। ये चीजें हैं क्लियर। लोक लेखा समिति का कार्य क्या है,
कार्य यही है कि जो कैग के द्वारा रिपोर्ट है, कैग की रिपोर्टों की क्या जांच पड़ताल करती है, ठीक है। जो कैग की रिपोर्ट की जांच पड़ताल करती है, कैग के रिपोर्ट की जांच पड़ताल करती है, कैग के कैग की रिपोर्ट की जांच पड़ताल करती है, जांच पड़ताल करती है, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। पूरी तरीके से जब कैग कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल के द्वारा जब रिपोर्ट तैयार कर लिया जाता है तो लोक लेखा समिति जो उसके हर एक पॉइंट पर, हर एक प्रोविजंस पे क्या है, विस्तार से क्या है, चर्चा करती है आपस में, ये चीजें हैं। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे अपने। ये हम लोगों ने देख लिया दोस्तों, लोक लेखा समिति के बारे में भी हमने बात कर लिया। अब आते हैं अगले पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, ये हमने देख लिया दोस्तों। क्या है अगला पॉइंट, क्या है। अब देखिए कि कैग से रिलेटेड जो है, आपको इसी चीजें जानकारी अगर रहेगा, आप मेंस में भी राइटिंग करने में भी आपको हेल्प मिलेगा। और जो जो कैग की जो एक संवैधानिक जो कर्तव्य निर्धारित किया गया संविधान के द्वारा है, तो उस सब चीजें भी आपको बारीकी समझ में आएगी। और कैग के पद की क्या महत्व है वो भी चीजें आपको क्लियर होगा। अब देखिए कैग क्या है, कैग औचित्य लेखा परीक्षा भी करता, अर्थात वह सरकारी व्यय की तर्क संगतता, सरकारी जो व्यय हुआ, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, तो उसके एक्सपेंडिचर में क्या है, टिप्पणी करती है। और टिप्पणी जो कैग की टिप्पणी बहुत मायने रखती है दोस्तों। तो तर्क संगतता, निष्ठा और मितव्ययता की भी जांच करती है कि सरकार ने ऐसा नहीं कि मनमाना खर्च कर रही है, बहुत ज्यादा दिखावटी खर्च कर रही है। सरकार खर्च में कोई कटौती तो नहीं कर रही है, खर्च में कटौती किया जाना चाहिए, अनावश्यक व्यय नहीं किया जाना चाहिए। इस सब चीजों पे भी क्या टिप्पणी करती है, तर्क संगतता, निष्ठा और मितव्ययता की भी जांच करता है। और ऐसे व्यय की व्यर्थता और दिखावे पर क्या हुआ, टिप्पणी करता है। अब इसमें चीजें क्या है, इसमें सरकार क्या है, सरकार इस रिपोर्ट को क्या, सरकार को क्या विपक्ष के द्वारा घेरा जाता है कि अगर सरकार ज्यादा अनावश्यक खर्च की हुई है। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना। फिर क्या है लिखा गया दोस्तों, अगला पॉइंट। तथापि विधि और विनियामक लेखा परीक्षा जो कि कैग पर क्या बाध्यकारी है, संविधान के द्वारा दायित्व निर्धारित किया गया है कि जो विधि और विनियामक लेखा परीक्षा है, जो ऑडिट है, जो विनियोग विधेयक के माध्यम से, जो संचित निधि से, जो अन्य लोक लेखा नीति से जो धन मुहैया कराया गया, निकाला गया, जिस उद्देश्य के लिए निकाला गया, क्या उसी उद्देश्य में धन खर्च हुआ है कि नहीं, इसके सब पूरा टिप्पणी करना क्या है, कैग का एक दायित्व है, बाध्यकारी संविधान के द्वारा निर्धारित किया गया। कैग जो है संविधान के द्वारा दायित्व दिया गया है कैग को। ये चीजें क्लियर होनी चाहिए दोस्तों। फिर हम देखेंगे औचित्य लेखा परीक्षा विवेकानुसार। औचित्य लेखा परीक्षा मतलब ये है कि कुछ इंटरनली जो होता है, जो विवेकाधीन के अधीन मान लीजिए है, कुछ कर रही तो अपना मैटर है मान लीजिए, लेकिन जो संविधान के द्वारा स्पष्ट रूप से जो प्रोविजंस, जो दायित्व निर्धारित किए गए, वो तो कैग को हर हाल में करना है। उस चीज की बात स्टेटमेंट कर रहा है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में भारत के संविधान एवं संसदीय विधि के अनुरक्षण के प्रति महालेखा परीक्षा क्या है, उत्तरदायी है। जो कैग का पद है वो एक बहुत बड़ा संवैधानिक पद है। तो भारत के वित्तीय प्रशासन का क्या है, आंख और कान है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए दोस्तों। वित्तीय प्रशासन का क्या है, आंख है और क्या है, कान है। और जमीनी रूप से क्या होनी चाहिए, दिखना भी चाहिए, ये चीज है आपको। तो जो वित्तीय प्रशासन, जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है भारत का, पूरा भारतीय जो विभाग के, भारतीय केंद्र शासित प्रदेश राज्यों की जो है, भारत सरकार की जो भी फाइनेंशियल चीजें चल रही है गतिविधि के क्षेत्र में, भारत के संविधान और संसदीय विधि के अनुरक्षण के प्रति, उसको प्रोटेक्ट करने के प्रति क्या है, महालेखा परीक्षक उत्तरदायी होता है। जो नियंत्रण को महालेखा परीक्षक को जो है संविधान के द्वारा बहुत बड़ा दायित्व दिया गया है। ये चीज यहाँ पर इस स्टेटमेंट से हमको समझ में आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। संविधान का जो वित्तीय प्रशासन है भारत के, उसके जो आंख और कान के रूप में क्या है, कैग कार्य करता है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब क्या है नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, महालेखा परीक्षक संसद का क्या होता है, एजेंट, जो पार्लियामेंट का क्या एजेंट होता है, ठीक है। और उसी के माध्यम से खर्चों का क्या है, लेखा परीक्षण करता, ऑडिट करता। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, स्टेटमेंट आ जाए कि नियंत्रण कैग जो है संसद का एजेंट होता है। हाँ वाकई में होता है, स्टेटमेंट सही है, इससे आप कर सकते हैं चीजें। क्या केवल क्या संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति है, संसद के प्रति है, ठीक है। कैग को अगर हटाना है तो किसके द्वारा हटाया जाएगा, संसद के द्वारा हटाया जाएगा। संसद में विशेष बहुमत का प्रस्ताव पारित करके कैसे हटाया जाएगा कैग को, नियंत्रण महालेखा परीक्षक को हटाना तो क्या
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के सम्मान हटाने की प्रक्रिया है। इसका मतलब ये हो गया लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की जो सदस्य संख्या है कुल सदस्य संख्या का बहुमत होना चाहिए और उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत के प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति द्वारा अगर उसी सत्र में उसको स्वीकृति दे देते हैं तो कैग जो है अपने पद से हट जाएंगे। और कैग स्वेच्छा से भी हट सकते हैं, अगर कैग जो है राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे देता भी हट सकते हैं। ये चीजें कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। तो कैग क्या है पर केवल संसद के प्रति उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, व्यवहार में कैग की भूमिका व्यय होने के बाद केवल लेखा परीक्षा करना है, ये चीज आपको दोस्तों क्लियर होनी चाहिए। व्यवहार में अगर देखा जाता है मतलब आप सैद्धांतिक रूप से आपने देखा, लेकिन व्यवहार में अगर कैग किन कर्तव्यों को सही ढंग से निर्वहन कर पा रहा है इस पर अगर हम बात करें तो कैग जो है जब व्यय हो जाता है, जब एक्सपेंडिचर हो जाता है भारत सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा जब एक्सपेंडिचर कर लिया जाता है, जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं बैलेंस शीट, भाई खर्च हो गया तभी तो बैलेंस शीट बनेगा, तो वो सब चीजें हैं उसके बाद ऑडिट करने का। तो ये चीजें थोड़ी सी यहाँ पर ये लिमिटेशन आ जाती है कैग की कि कैग अपने दायित्व को निर्वहन में इसको और भी मान लीजिए अधिकार जो है संसद के द्वारा कानून बना के दिए जाने चाहिए। ये चीजें यहाँ पर क्लियर होती है। नेक्स्ट वन क्या है दोस्तों, भारत के संविधान में कैग की परिकल्पना, देखिए यहाँ पर संविधान, यहाँ ऐसे संविधान रहेगा दोस्तों, गलती हो गया टाइपिंग में। ठीक दोस्तों, संविधान, तो भारत के संविधान में कैग की परिकल्पना नियंत्रक सहित महालेखा परीक्षक के रूप में की गई है कि जो भारत का पूरा वित्तीय क्षेत्र, जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो वित्तीय प्रशासन है, जो भारत का जो पूरा वित्तीय प्रशासन है उसका क्या करे, कंट्रोल करे। ठीक है, कंट्रोल करने के साथ क्या उसको ऑडिट करे, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए दोस्तों। तो ये क्लियर हो गया आपको दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, अब देखिए अनुच्छेद 150 आर्टिकल 150 क्या कहता है। आर्टिकल 150 कहता है दोस्तों संघ के और राज्य के लेखाओं को ऐसे प्रारूप में रखा जाएगा जो राष्ट्रपति भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की सलाह पर भेद करे। मतलब जो लेखा का संकलन किया जा रहा है किस फॉर्मेट में होगा। ठीक, अकाउंट का फॉर्म ऑफ अकाउंट क्या होगा, जो फॉर्म ऑफ अकाउंट है, जो फॉर्म ऑफ अकाउंट है क्या दोस्तों, फॉर्म ऑफ अकाउंट जो लेखा प्रारूप है, लेखा का जो प्रारूप है, लेखा का प्रारूप, तो जो लेखा का प्रारूप तो किस फॉर्मेट में होगा उसको राष्ट्रपति के द्वारा ही फाइनल किया जाएगा, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के द्वारा डन किया जाएगा। लेकिन किसके सजेशन पर, भारत के जो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के सजेशन पर। ये चीज आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो फॉर्म ऑफ अकाउंट जो लेखा का प्रारूप कैसा होगा, संघ के लेखा का प्रारूप, राज्य के लेखा का प्रारूप कैसा होगा, संघ के लेखा का प्रारूप, संघ भारत सरकार। अनुच्छेद क्या है दोस्तों, अनुच्छेद कहता है कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ठीक है, तो भारत राज्यों का संघ है। भारत में राज्यों को जो अलग अलग क्षेत्रों में मतलब विभाजित किया गया है, मतलब प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से किया गया। भारत में जो संघ का निर्माण हुआ है वह किसी आपस में समझौते का परिणाम नहीं है, राज्यों के बीच कोई समझौते का परिणाम नहीं है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना। और राज्यों को क्या संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, ये चीज है। राज्यों को जो है कई क्षेत्रों में बांटा गया है प्रशासनिक सुविधा की दृष्टिकोण से। भारत की आकांक्षा अभिलाषा, जो जनता की आकांक्षा अभिलाषा है, सपनों को पूरा करने के लिए, भारत के विकास को निरंतर गति देने के लिए, वो चीजें प्रशासनिक सुविधा, सांस्कृतिक जो सुविधा है, भारत की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए जो प्रोविजंस, तो उसके तहत ये चीजें आती हैं। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए दोस्तों। तो संघ और भारत सरकार, ठीक है। अब चीजें यहाँ पर क्या है, राज्य सरकार, क्या है दोस्तों, राज्य सरकार, क्या दोस्तों, राज्य सरकार। तो लेखा का प्रारूप कैसा होगा, संघ का और राज्य सरकारों के लेखा का प्रारूप क्या होगा, ऊपर राष्ट्रपति के द्वारा फाइनल किया जाएगा, डन किया जाएगा, लेकिन किसके सजेशन पे, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के सजेशन पर किया जाएगा। ये चीजें आपको क्लियर है। और दोस्तों एक चीज आपको अभी हम बताए थे, संघ की जो लेखा संकलन का कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, संघ की जो विभिन्न मंत्रालय और जो विभागों के द्वारा किया जाता है। संघ के लेखा संकलन का कार्य यहाँ पर लिख देते हैं, आप गलत कर देंगे उसे। संघ के लेखा संकलन का कार्य, संघ के लेखा संकलन, संघ के लेखा संकलन का कार्य, संघ के लेखा संकलन का कार्य कौन कर रहा है, संघ की जो विभिन्न मंत्रालय है, भारत सरकार की जो विभिन्न मंत्रालय है, भारत सरकार के
जो विभिन्न मंत्रालय और विभाग हैं, भारत सरकार के जो विभिन्न मंत्रालय, ठीक है, उनके द्वारा ये किया जाता है। एक का परिवर्तित किया जाता है, जो कैग एक्ट 1971 है उसमें 1976 को में संशोधन किया जाता है। ये कहा गया कि अब संघ के लेखा संकलन का जो कार्य है वो जो भारत सरकार की जो विभिन्न मंत्रालय विभाग है स्वयं करेंगे। अब सिर्फ कैग जो है संघ के लेखा का क्या करेगा, लेखा परीक्षा करेगा। कैग क्या करता है, कैग केवल संघ के लेखा का लेखा परीक्षा करता है। संघ के लेखा का क्या करता है दोस्तों, संघ के लेखा का, यहां पर लिख देते हैं, संघ के लेखा का क्या करता है, तो संघ के लेखा का लेखा परीक्षा करता है। लेखा परीक्षा करता है, फिर लेखा परीक्षा मतलब ऑडिट करता है। ये चीजें क्लियर है। संघ के लेखा संकलन का कार्य भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय विभागों के द्वारा किया जाता है। कैग केवल संघ के लेखा का लेखा परीक्षा करता है, ऑडिट करता है। लेकिन राज्य सरकारों को क्या करता है, राज्य सरकार को दोनों काम करता है, लेखा का संकलन भी करेगा और लेखा का संकलन का क्या है, ऑडिट भी करेगा। ये चीज आपको बारीकी रखना पड़ेगा। यहाँ पर लिख देते हैं राज्य सरकार का क्या है, लेखा संकलन प्लस लेखा परीक्षा प्लस क्या हो जाएगा, लेखा परीक्षा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो राज्य सरकार का क्या करेगा, लेखा का संकलन का भी कार्य करेगा और लेखा परीक्षा भी करेगा। ये चीजें आपको यहाँ पर दोस्तों क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पर हम बोला कर देते हैं, ठीक है। तो कैग के द्वारा राज्य सरकारों का क्या है, लेखा संकलन का भी कार्य किया जा रहा है और लेखा परीक्षा ऑडिट भी किया जाता है। लेकिन संघ के लेखा संकलन का कार्य जो है भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय के द्वारा स्वयं किया जाता है। अब कैग जो है केवल संघ के लेखा का क्या करता है, लेखा परीक्षा करता है। ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। ये पॉइंट आप यहाँ से इतना है कर सकते हैं, कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। संघ के लेखा संकलन का कार्य भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय विभागों के द्वारा किया जाता है। क्या केवल संघ के लेखा का लेखा परीक्षा करता, ऑडिट करता है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, स्टेटमेंट बना सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक ठीक है दोस्तों। हमको लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं दोस्तों, अनुच्छेद किसको बोलेंगे हम, 151 में अनुच्छेद 151 क्या कह रहा है दोस्तों। अनुच्छेद 151 कह रहा है भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखाओं और संबंधित प्रतिवेदन को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उनको संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएंगे। मतलब कैग ने भारत सरकार की पूरा लेखा का जो है लेखा संघ का क्या किया, ऑडिट किया, लेखा परीक्षा हो गया। अब लेखा परीक्षा का जो रिपोर्ट है प्रेसिडेंट को सौंप दिया जाएगा। अब प्रेसिडेंट क्या करेंगे, उसको संसद के दोनों सदनों के समक्ष क्या रखवाएंगे, ठीक है। तो संसद की जो प्रत्येक सदन के, संसद के क्या है, प्रत्येक सदन के समक्ष क्या है रखवाएंगे, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएंगे। इसका मतलब लोकसभा में, लोकसभा और राज्यसभा में क्या है ये रखवाएंगे। वहां पर चर्चा होगा, विचार विमर्श होगा, टिप्पणी होगा, कार्रवाई होगा, क्या कार्रवाई सरकार के द्वारा किया गया, विपक्ष इसमें क्या है जवाब मांगेगा। ये चीज आपको क्लियर होगा। अब देखिए ये चीज क्या, फिर क्या अपना रिपोर्ट फिर और किसको देगा, राज्य सरकारों का भी तो लेखा परीक्षा कर रहा है, लेखा संकलन का कार्य किया है। अब क्या करेगा, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के किसी राज्य के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदन को उसी राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उनको राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखा। अब जो राज्यों का जो इन्होंने लेखा संकलन किया और लेखा परीक्षा किया, उसका रिपोर्ट किसको देंगे, ये राज्य के राज्यपाल को देंगे और विधानमंडल के समक्ष क्या रखवाएंगे, राज्य के राज्यपाल को देंगे। ये चीज क्लियर है, राज्यपाल को देंगे और राज्यपाल क्या करेंगे, विधानमंडल के समक्ष रखवाएंगे। अगर विधानमंडल किसी राज्य में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है तो ये चीजें होनी चाहिए, विधानमंडल, विधानसभा, विधानसभा, विधान परिषद। अब देखिए भारत में जो है अभी अगर वर्तमान में बात की है, वर्तमान अक्टूबर चल रहा, अक्टूबर 2024 में अगर बात करें तो 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों, तो ये आपको फैक्ट मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो 6 राज्य ऐसे जहां पर क्या है विधानसभा भी है और क्या है विधान परिषद है। अब विधान परिषद का सृजन और उत्साधन जो है वो विधानसभा जब प्रस्ताव भेजती है संसद को
अनुच्छेद 169 के तहत उस तरीके से जो सृजन किया जाता है। तो ये चीजें आपको विधान परिषद के बारे में फैक्ट मालूम होना चाहिए। ठीक, ये चीजें तो विधानमंडल के समक्ष रखवाएंगे, वहां पर क्या है चर्चा होगी। तो ये चीजें क्लियर हो गया। तो अब अनुच्छेद 151 में आ सकता है कि कैग अपना रिपोर्ट जो है सबमिट करती है प्रेसिडेंट को, किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 151 हो जाएगा। कैग के द्वारा जो लेखा प्रारूप का निर्धारण किया जाता है और राष्ट्रपति के द्वारा फाइनल उसको डन किया जाता है, वे किस अनुच्छेद में जिक्र है, तो अनुच्छेद 150 हो जाएगा। कैग के जो कर्तव्य हैं, क्या शक्तियां हैं, क्या उनकी ड्यूटीज है, क्या पावर है, उसका किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया, तो अनुच्छेद 149 हो जाएगा। भारत के लिए नियंत्रण महालेखा परीक्षक होगा और वहां पर कार्यकाल की बात की गई, पदावधि की बात की, ये सब चीजें जो है वो आपको अनुच्छेद 148 में देखने को मिलेगा। अभी संसद के द्वारा जो एक एक्ट लाया जाता है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जो नियुक्ति शक्तियां कार्य से रिलेटेड जो अनुच्छेद वहां पर जो संसद के द्वारा पारित किया जाता है 1971 में, उसके तहत वो भी आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर 1976 में उसमें संशोधन किया जाता है, वो भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इस तरीके से आप दोस्तों पढ़ेंगे तो आपको कैग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आपको दिक्कत नहीं होगा। प्रीलिम्स में तो दिक्कत एकदम ही नहीं होगा, और मेंस में भी आपको अगर इस एंगल से पढ़े जाएंगे तो आपको राइटिंग करने में किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाए घुमा के, तो अभी आप उसको क्या अच्छे बेहतर स्थिति में होंगे सॉल्व करने में। तो ठीक है दोस्तों, अब हम आपको जल्दी से आज इस सेशन को समराइज कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा दोस्तों। आज इस सेशन में हम लोगों ने यही देखा कि भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक टॉपिक था हमारा, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसमें देखेंगे अनुच्छेद 148 क्या कहता है दोस्तों। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 कहता है कि भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक होगा, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाएगा। जो तृतीय अनुसूची जो थर्ड शेड्यूल है उसमें जो प्रोविजंस दिए हैं उसी प्रारूप में क्या है शपथ जो है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जो है लेंगे राष्ट्रपति के समक्ष। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। कार्यकाल की बात करेंगे तो 6 वर्ष से 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, ये चीजें आप क्लियर हो गया। कार्यकाल कितना 6 वर्ष। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गए। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हम लोगों ने बात किया संसद ने महालेखा परीक्षक कर्तव्य शक्तियां और सेवा शर्तें अधिनियम 1971 में एक एक्ट लाते हैं, उसके माध्यम से इसमें देखिए कैग के जो बारे में जो वन प्रोविजंस जो कि कैग कहा गया संविधान में लिखा गया कि संसद जो है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित कानून बना सकते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए संसद ने क्या है 1971 में ये महालेखा परीक्षक कर्तव्य शक्तियों और सेवा शर्तें अधिनियम लाया जाता है, और वहां से देखते हैं इसी के तहत जो कार्यकाल का जो आपका जिक्र जो मिलता है 6 वर्ष से 65 वर्ष की आयु तो ये चीजें था, ये चीजें लिया गया। अब देखेंगे यहाँ पर दोस्तों, फिर आप यहाँ पर देखेंगे 1976 में इस एक्ट में संशोधन किया जाता है। संशोधन करके अभी वो कि संघ के जो लेखा संकलन का कार्य जो विभिन्न मंत्रालय हैं भारत सरकार के जो विभाग है उनको दे दिया गया, सौंप दिया गया, और ये चीज आपको क्लियर। लेकिन राज्य सरकार के जो लेखा संकलन का कार्य और लेखा ऑडिट लेखा परीक्षा का कार्य दोनों कार्य जो कैग के द्वारा किया जाता है, ये चीजें हम लोगों ने देख लिया। फिर यहाँ देखेंगे वेतन कितना है, तो वेतन संसद द्वारा निर्धारित किया जाएगा। क्या निर्धारित किया गया पार्लियामेंट के द्वारा, यही है वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होना चाहिए, होता है। ठीक है, ये चीजें हटाने की क्या प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया ये है कि नियंत्रण को महालेखा परीक्षक उसके पद से केवल उसी रीत से उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीत से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। क्या आधार है, दो आधार है, एक तो साबित कदाचार और असमर्थता, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। मान लीजिए असमर्थ है, वो अपने पद को धारण करने अपने कर्तव्यों को निर्वहन करने में क्या असमर्थ है। इन आधारों पे और पारित होता है संसद में क्या विशेष बहुमत लाया जाता है, विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। ये चीज आप देखेंगे विशेष बहुमत क्या कहता है, ये सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत होना चाहिए तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर उस प्रस्ताव को उसी सत्र में राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति दे दी गई हो, आदेश दे दिया गया हो, तो क्या पद से क्या है हटा दिए जाएंगे। और वे स्वेच्छा से भी अपना पद क्या है त्याग पत्र दे सकते हैं, राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे देंगे तभी वो अपना पद खाली कर सकते हैं। ऐसी चीज आप मालूम होना चाहिए। हम लोगों ने बात किया प्रशासनिक शक्तियों के अंतर्गत जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा क्या है विहित किया जाएगा। ये चीज आपको क्लियर था। जो लेखा विभाग जो महालेखा कार्यालय जो है पूरी तरीके से चीज आपको 1971 के तहत क्या मार्ग निर्देशित है, ये चीज आप क्लियर करेंगे। फिर हम लोगों ने देखा नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो प्रशासनिक व्यय जो पूरा कार्यालय खर्च क्या है भारत की संचित निधि पे व्यय है। संचित निधि का उल्लेख कहाँ किया गया, आर्टिकल 266 में किया गया। ये चीजें 266 मालूम होना चाहिए।
फिर हम लोगों ने नोट्स में यहाँ पर देखा कि एक बार कोई भी व्यक्ति अगर कैग के पद को धारण कर लेता तो भारत सरकार और राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पे ग्रहण नहीं कर सकता, पात्र नहीं रह जाता, ये चीजें हैं। फिर कोई भी मंत्री या सदस्य जो है संसद सदस्य वह क्या है कैग के दायित्व का निर्वहन नहीं ले सकता, अपने ऊपर जिम्मेदारी उस चीज को नहीं ले पाएगा। ठीक है, ये चीजें हम लोगों ने देखा। फिर यहाँ हम लोगों ने बात किया दोस्तों अनुच्छेद 149 में क्या है कैग के क्या कर्तव्य दिया, क्या शक्तियां दी गई हैं, इन सब चीजों को हमने विस्तार से देखा। भारत की संचित निधि, राष्ट्र की संचित निधि, लोक लेखा निधि, आकस्मिक निधि, हाँ, भारत सरकार, राज्य सरकार के जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां हैं, जो भी विभाग है, सबका क्या है आय व्यय का क्या है लेखा परीक्षा करता है, लेखा संकलन का कार्य राज्य सरकारों से संबंधित करता है। संघ का जो विभाग मंत्रालय स्वयं अपना ही कार्य करते हैं, और वो क्या है संघ क्या क्या खाली ऑडिट करने का कार्य कौन करता है कैग के द्वारा किया जाता है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। देखिए यहाँ कंटिन्यूसी फंड का उल्लेख कहाँ इस अनुच्छेद में किया गया, अनुच्छेद 267 है। राज्य की आकस्मिकता निधि की बात करें तो उसका जिक्र कहाँ किया गया है, अनुच्छेद 267 क्लास 2 में किया गया है। यहाँ पर ये चीज आप देख लेंगे दोस्तों। पब्लिक अकाउंट का उल्लेख आपको अनुच्छेद 266 क्लास 2 में देखने को मिलता है। संचित निधि का आपका अनुच्छेद 266 में है। ये चीजें क्लियर होनी चाहिए दोस्तों। और फिर हम लोगों ने देखा यहाँ पर कैग जो टैक्स कलेक्शन होता है उससे जो आय हुआ उससे हर चीज को क्या वेरीफाई करता है। ये चीजें है। लोक लेखा समिति का क्या कैग क्या लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। ये चीजें हैं। अब लोक लेखा समिति भी जानना महत्वपूर्ण हो गया। यहाँ कितने मेंबर होते हैं 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से आते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से आते हैं। ये चीजें हैं। फिर कैग क्या करता है, कैग यहाँ पर देखिए इस चीजों को आप देख लेंगे आसानी से। फिर हम लोगों ने लोक लेखा समिति को यहाँ विस्तार से देखा। फिर हम लोगों ने कैग क्या है मतलब वही लेखा परीक्षा का कार्य करता है, आडिट पूरा तैयार करता है। हमारे वित्तीय प्रशासन, भारत के वित्तीय प्रशासन का क्या है कान के रूप में कार्य करता है। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में भारत के संविधान और संसदीय विधि के अनुच्छेद के महालेखा परीक्षक के उत्तरदायी है। संविधान के द्वारा कैग को बहुत बड़ा दायित्व दिया गया है। ये चीजें हैं, इसलिए आपको कर्तव्यों का निर्वहन करना बहुत जरूरी है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ वही चीजें हैं कैग के बारे में विशेषता दी गई है। स्टेटमेंट फॉर्म में आ सकता है चीजें, आपको ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। फिर हम लोगों ने यहाँ बात किया अनुच्छेद 150 में। अनुच्छेद 150 में लेखा का प्रारूप कैसा होगा तो वह राष्ट्रपति के द्वारा फाइनल किया जाए कि किसके सजेशन पे, नियंत्रण को महालेखा परीक्षक के सजेशन पे, सुझाव पर। और फिर फॉर्म ऑफ अकाउंट लेखा का प्रारूप, संघ के लेखा का प्रारूप कैसा होगा, राज्य के लेखा का प्रारूप कैसा होगा, फाइनल किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। किसकी सलाह पे, भारत के नियंत्रण को महालेखा परीक्षक की सलाह पे। अब उसके बाद देखेंगे संघ के लेखा संकलन का कार्य भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय के द्वारा स्वयं किया जाता है। कैग केवल संघ के लेखा का क्या करता है, लेखा परीक्षा करता है। ये चीज आप दोस्तों क्लियर रखिएगा। यहाँ पर देखिए लेखा परीक्षा करता है। और कैग क्या करता है, राज्य सरकार को क्या करता है, लेखा संकलन भी करता है और क्या लेखा परीक्षा, दोनों कामों को करता है। ये चीज आपको समझ में आ गया दोस्तों, देख लीजिए। चलिए फिर हम बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 151। अनुच्छेद 151 में क्या है, कैग की जो रिपोर्ट है वह राष्ट्रपति, कैग का रिपोर्ट क्या है, कैग अपना रिपोर्ट किसको देगा, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है अपना रिपोर्ट जो है संघ से संबंधित जो जांच रिपोर्ट है, जो भी उन्होंने प्रतिवेदन तैयार किया है वह राष्ट्रपति को देंगे। और राष्ट्रपति क्या है उसको लोकसभा और राज्यसभा के समक्ष उसके पटल पे क्या रखवाएंगे, वहां पर चर्चा बहस डिस्कशन ये सब चीजें चलेगा। ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। और फिर अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, अगला पॉइंट यही है कैग जो है अपना रिपोर्ट, अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को, राज्यों के राज्यपाल को देंगे और वे क्या अपने विधानमंडल में क्या है उसको रखवाएंगे। ये चीजें वहां पर चर्चा बहस होगा। तो दोस्तों हमको लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। आज हमने इस सेशन में जो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के बारे में विस्तार से देखा, रह जाता है कि वर्तमान में कैग कौन है और फर्स्ट कैग कौन थे, ये चीज हम लोग देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, प्रथम नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कौन थे और वर्तमान में कौन है, इस सब चीजों को हम लोग देख लेते हैं। तो अगर हम वर्तमान में बात करें नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रण नियंत्रक एवं महालेखा, नियंत्रक एवं महालेखा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो अगर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करें हम कैग, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो वर्तमान में कैग कौन है, तो अगर वर्तमान में है गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। तो गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू।
ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू ये कितने नंबर के हैं? 14वें नंबर के कैग। ठीक है, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। 14th, ठीक है, ये क्या है? 14th कैग नंबर की क्या है? कैग। फर्स्ट कैग कौन थे? प्रथम कौन थे? तो प्रथम जो थे वी नरहरि राव थे। क्या थे? प्रथम वी नरहरि राव। वी नरहरि राव। ठीक है, तो नियंत्रण के महालेखा परीक्षक, भारत के पहले नियंत्रण के महालेखा परीक्षक कौन थे? वी नरहरि राव जी थे। और वर्तमान में जब अक्टूबर 2024 में बात किया जाएगा, हम अक्टूबर 2024, ठीक है, तो यहाँ पर कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अक्टूबर 2024 में क्या है? गिरीश चंद्र मुर्मू। तो हम लोगों ने नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित विभिन्न प्रोविजंस को देखा है, और ये भी चीजें आपको पीछे से एग्जाम में आ जाती है, तो इसलिए आपको पहले कौन थे कैग और आज वर्तमान में इस समय कौन है, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।